हड्डी आई है, ये छोरो तो कुछ भी ना, इतना लंबो तगड़ो हुआ कुछ ना, कट्टा में हड्डी आई है। मारा की घास तो दे देता, जलाता मत, इतने बेदर्दी बना से। भाजपा सरकार, जब से आप लोग आए हो, आप लोग खुलेआम हमारी हत्या करा रहे हो। आज हम जुनैद नासिर मर्डर केस की बात कर रहे हैं। भरतपुर टू भिवानी का ये पूरा मामला, उसकी कहानी जो है हमने सबसे पहले आपके सामने रखी थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो कुल मिलाकर ये मसला है गौ तस्करी के नाम पर प्रताड़ना का, और फिर बेरहमी से उन्हें जला भी देना ताकि किसी तरीके का कोई नामो निशान ना रहे, किसी को कुछ पता ना चले कि हमने ये ऐसा किया है। लेकिन फिर भी जैसा हमने बताया कि गाड़ी के चेसिस नंबर से जो प्रताड़ित लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उनकी भी पहचान हो गई, और उसके बाद जिन्होंने ये कृत्य किया उनकी भी पहचान हो गई है। इस पूरे मामले को जब हम देखें तो एक बात बड़ी जरूरी है, और वो इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि सड़क पर अफवाहों के चलते हर एक गुंडा मवाली अगर सड़कों पर सही गलत का निर्णय देने लगे, जैसा इस मामले में दिया गया है, तो देश में लोकतंत्र को बचा के रखना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बात कहने में आज कोई भी संकोच जो है वो नजर नहीं आ रहा है, फील नहीं हो रहा है कि यदि कानून का कोई उल्लंघन किया भी गया तो उन पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके हत्यारे और लुटेरे क्यों अभी भी खुले में घूम रहे हैं? गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन फिर भी इन सबके पीछे जो एक सर्कल है, जो एक नेवर एंडिंग सर्कल है, उसमें जो जो लोग आरोपी हैं वो अभी भी बेखौफ खुले क्यों घूम रहे हैं? आखिर पुलिस और प्रशासन किस बात का इंतजार इस मामले में भी करता नजर आया, और पहले भी करता नजर आ चुका है। यह बदला हुआ हिंदुस्तान है जिसे रोज उसका मीडिया भी बदल रहा है। कुछ ऐसे मीडिया संस्थान है जो बदल रहे हैं। शायद हम धीरे धीरे चीजों को बहुत दूर से और बहुत सामान्यीकृत, बहुत ही जनरल वे में, उस लेंस से देखने के आदी हो गए हैं। जब हम पास आकर देखें तो त्रासदी का असली चेहरा दिखता है। जुनैद नासिर, जिनकी उम्र मात्र 25-35 बरस के आसपास, और एक पूरी उम्र उनके सामने थी और एक पूरा परिवार उनके साथ था। वो इस देश के नागरिक थे और नागरिकों वाले सारे हक उन्हें हासिल होने चाहिए थे। लेकिन ये शायद उनकी अल्पसंख्यक पहचान थी जो इन बरसों में संदिग्ध बना दी गई है, जो उनके पकड़े और पीटे और ना बचाए जाने की वजह बनी है। आज मेरे साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उन्हें रूबरू करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार ताबिश कमाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। ताबिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ LR बुदानिया जी भी जुड़े हुए हैं जो कि सोशल एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और ये एक ऐसा मामला है जिस पर सामाजिक, क्योंकि जो भी मैं कह रही हूं कि जिस लेंस से हम तमाम सामाजिक चीजों को देखने के आदी हो चुके हैं वो सही नहीं है। तो इस मामले पर सोशल एनवायरमेंटलिस्ट LR बुदानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में आप उन्हें स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। ताबिश, सबसे पहले मैं आपका जो है रुख करना चाहूंगी। गौ तस्करी के नाम पर फिर ये जो है मामला हमारे और आपके सामने आया है। गौ भक्त इस तरह से अगर अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं कि बेरहमी से वो लोगों को मार रहे हैं, पता भी नहीं है कि वो एक्चुअल में गौ तस्कर हैं भी या नहीं है, लेकिन उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, उन्हें अधमरा कर दिया जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती है और उसके बाद वो गाड़ी समेत उन्हें जला देते हैं। तो ये गौ भक्त इस तरह से देशभक्ति का परिचय देंगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा? इस पूरे मामले पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी जो है वो लेना चाहूंगी। देखिए गीत, बिल्कुल आपने कहा है, क्योंकि गौ तस्करी का जो मामला है उसमें अभी तक ये चीजें सामने निकल कर नहीं आई हैं। किसी भी पुलिस जांच को अगर हम आज तक उठा करके देखेंगे, बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई किया गया हो कि ये लोग गौ तस्करी थे। अगर एक और मामला जुनैद का भी, नासिर का चल रहा है, उससे पहले एक ट्रेन में एक जुनैद नाम के लड़के को गौ का मांस ले जाने के शक में उसकी हत्या की गई थी ट्रेन के अंदर। आपको याद होगा, ये आज से 3 साल पुराना केस है। जुनैद नाम का एक हरियाणा का शख्स था जिसको उसके खाने के टिफिन में ये बताया गया कि गौ मांस ले जा रहा है। हाँ। और उसकी उस टाइम
कर दी जाती थी, आपको याद होगा। उसके बहुत अलावा अगर मामले आप हैं याद ऐसे। करें, एक और केस हुआ था जिसमें इम्तियाज और मुस्लिम नाम के दो लड़कों को मार दिया गया था। वो शक ये था कि वो 2 बैल लेकर के जा रहे थे, उन्होंने बाजार से 2 बैल खरीदे थे घर में अपनी खेती बाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर गौरक्षा के जो थे वो पहुंचे और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद उनके साथ मारपीट की और इस हद तक मारा कि जब तक वो नहीं गए। उनके जो पिता थे वो झाड़ियों में छुपकर सारी चीजें देख रहे थे। जब बाद में ये बात खुलकर सामने आती है, पुलिस जांच में पता चलता है कि ये दोनों जो व्यक्ति जो मारे गए हैं उसमें एक 35 साल का शख्स था और एक 12 साल का नाबालिग बच्चा, ये 2 लोग मारे जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए। पहलू खान की घटना हो जाती है, राजस्थान हरियाणा से जुड़ी हुई घटना है। जी आप अगर देखें तो अखलाक की भी घटना इसी तरह की होती है, जिसमें कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस अगर आप पुलिस फाइल रिपोर्ट्स उठा करके देखें या ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट्स को थोड़ा अगर आप सर्च करें तो आपको दिखाई देगा कि जो गौ तस्करी के केसेस हैं उसमें कितनी लापरवाही की जाती है। अब ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है गौ तस्करी के नाम पर, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आप समझिए 2014 के बाद से जब देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक एजेंडा हिंदूवाद का रहा है, तो बीजेपी की अपनी एक जो नीति है, रणनीति है, वो ये रही कि हम गाय के नाम का संरक्षण करें, गाय को हम सुरक्षित करें। इसलिए लोगों को बहुत इजी टारगेट लगता है कि आप गौरक्षा के नाम पर आइए और राजनीति में अपना फेस चमका लीजिए। आपको याद होगा कि जिस वक्त पहलू खान के हत्यारों को जेल से बाहर आए तो बीजेपी के कुछ नेता, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से कुछ जुड़े नेता उन हत्यारों का करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह के सारे केसेस हमने देखे हैं कि जब इस तरह के बयान आते हैं या इस तरह के मामला सामने निकल कर आते हैं तो कुछ तथाकथित जो अपने आप को हिंदूवादी संगठनों से जुड़े नेता कहते हैं वो उनका स्वागत करने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते उनको एक लैंडलाइट मिल जाता है, मतलब मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं और आते बड़े लीडर के रूप में उभरकर, हिंदूवादी लीडर के रूप में उभर कर आते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर मैं किसी की हत्या करके थोड़ा बहुत अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में ला सकता हूं, बीजेपी के लीडर्स की नजरों में ला सकता हूं या बड़ा लीडर बन सकता हूं, तो सॉफ्ट टारगेट है। आप गौ तस्करी के नाम पर किसी की हत्या कर दीजिए, किसी को मार दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि देश के अंदर गौ तस्करी नहीं हो रही, गौ तस्करी हो रही है, बिल्कुल ये क्लियर गौ तस्करी हो रही है, लेकिन गौ तस्करी रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। उनको रोकने के लिए सरकार को अलग अलग कदम उठाने चाहिए। यहां जो आज सवाल यह है कि गौ तस्करी के नाम पर जो मारपीट शुरू हो चुकी है, जो हत्याएं शुरू हो चुकी है, आखिर वो कैसे रोकेंगी या वो जो नफरत बढ़ती जा रही है। अभी अगर आप जुनैद और नासिर का मामला लें तो इन दोनों को यहां से पहले ही ये दोनों मारे जा चुके थे, क्योंकि रिंकू सैनी ने राजस्थान पुलिस को ये बताया है और राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि उनके जो उनमें से एक जो आरोपी है रिंकू सैनी, उसने जो बयान दिया है कि वो पहले ही मारे जा चुके थे जुनैद और नासिर को, तो हरियाणा पुलिस ने उनको मारा देख करके नहीं लिया, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और ना ही उनको अपनी कस्टडी में लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये दोनों उस कंडीशन में नहीं है और हरियाणा पुलिस उससे कहीं ना कहीं बच रही थी। जबकि हरियाणा पुलिस को वहां पर एक कदम उठाना चाहिए था कि उन दोनों को अपनी कस्टडी में लेना चाहिए था और जो लोग लेकर के आए थे उनको भी कस्टडी में लेना चाहिए था। लेकिन एक के बाद एक नया खुलासा हो रहा है। पता ये चल रहा है कि जो 3 शख्स हैं वो हरियाणा पुलिस के इन्फॉर्मर थे, यानी पहले से ही पुलिस से उनके ताल्लुक थे। रिंकू सैनी पहले भी गौ तस्करी के मामले में पुलिस के साथ कई जगह रेड मारने के लिए गए हैं और वो उसके प्रूफ भी हैं। दूसरी तरफ मोनू मानेसर अगर आप देखें तो उनके खिलाफ 2 राज्यों में अलग अलग तरह के पुलिस केसेस FIR दर्ज है, जहां हरियाणा वहीं राजस्थान में भी है। तो ऐसे में जो शख्स पहले से ही पुलिस की FIR में दर्ज हो, जो पहले से ही अपराधी हो, आरोपी हो कई मामलों में, उनको आप कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने ये घटना नहीं की। वो सामने आकर के भले ही वीडियो जारी किया कि इस पूरे मसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह के सबूत और साक्ष्य राजस्थान पुलिस ने जुटाए हैं, राजस्थान पुलिस ने जो चीजें सामने ला करके रखी हैं, उससे तो ये लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा गैंग इन्वॉल्व था इस पूरे मामले में। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि गौ तस्करी के नाम पर मोनू मानेसर या उनकी टीम ने पहला काम किया हो। कई बार ऐसा हुआ है कि गौ तस्करी के नाम पर उन्होंने उनको इनपुट्स दिया और इन लोगों का एक मजबूत, कहा जाए तो, संगठन है जो गौ तस्करी को रोकने के लिए काम करने का दावा करता है कि हम गौ तस्करी रोकने का काम कर रहे हैं।
अब सवाल बार बार वही उठ जाता है कि अगर आप गौ तस्करी रोक रहे हैं तो कम से कम उन लोगों को हवालात भेजिए, ना कि आप खुद कानून हाथ में लीजिए, आप उनके हत्या कर दीजिए। हो सकता है कुछ लोग जो बैल खरीद करके अपने खेती बाड़ी के काम के लिए जाते हैं, आप उनको भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, जैसा कि हो चुका है 2018 की घटना में। पुलिस की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है इस चीज को, पूरे केस को, कि इस मामले में कहीं से ये चीज सामने नहीं आई कि वो दो लोग जो मारे गए वो गौ तस्कर वो अपनी आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई बातों से सहमत भी हैं और आपने इनफैक्ट कई एग्जांपल्स भी हमारे सामने एक बार फिर से तरोताजा कर दिए। और फिर वही जो मामले हैं उन तमाम मामलों को और आज के इस मामले को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति गौ तस्कर है और कौन ईमानदार है। इसके लिए देश में एक व्यवस्था है, लेकिन आज उस व्यवस्था का क्या हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी गौ रक्षक के स्वयंभू ठेकेदार खुद अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। इस मामले को और विस्तार से समझने की जरूरत है। चर्चा आगे हमारी जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहें हमारे साथ। गौ रक्षा और विद्वेष की राजनीति, और अभी आप जो इस वक्त स्ट्रिंग चल रहा था टेलीविजन स्क्रीन पर, उस वक्त उसमें आप कुछ लोगों को सुन भी सकते हैं। जुनैद और नासिर के वो परिवार के कुछ लोग थे और साथ ही साथ गांव के कुछ लोग, जिनका आज साफ तौर पर मानना है कि देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम आबादी है, उन्हें हमेशा इसी तरीके से संदिग्ध नज़रों से जो है वो देखा जाने लगा है। एंड दिस इज़ द रीज़न के पिछले कुछ दशकों से हमारे सामने, आपके सामने इतने मामले आ चुके हैं जब ऐसे ही जुनैद और नासिर जैसे कुछ लोगों पर गौ तस्करी का आरोप लगा और वो गौ तस्कर हैं भी या नहीं, ये बिना जाने उन्हें मारा गया, उनका मॉब लिंचिंग की जाती है, उन्हें ऐसे ही जला दिया जाता है। और जुनैद और नासिर का भी यही एक मामला जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, गौ तस्करी के नाम पर फिर एक मामला। और क्योंकि गौ तस्कर के साथ ही बीफ, वो टर्मिनोलॉजी भी जुड़ी हुई है। हम देखें कि भारत जो है वो बीफ का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कहा जाता है और सरकार को शायद भारत की बीफ उद्योग पर एक श्वेत पत्र भी जारी करने की जरूरत है कि इस उद्योग में शामिल मुख्य उद्योगपति कौन है। क्या सरकार 1000 करोड़ की इस इंडस्ट्री को ऐसे ही चलते रहने देना चाहती है? क्या बीफ निर्यात से हिंदुओं और हिंदू धर्म गुरुओं की कोई भावना आहत नहीं होती? क्या भावनाएं तभी आहत होती हैं जब इससे कोई जुड़ा हो, जब जुनैद या नासिर जैसे लोग इनसे जुड़े हों? दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी। ताबिश कमाल इस वक्त दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ सोशल एनवायरमेंटलिस्ट LR बुदानिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुदानिया साहब, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। गौ तस्करी के नाम पर जिस तरीके से जुनैद और नासिर को प्रताड़ित किया गया, माना जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई का शिकार हो गए हैं जुनैद और नासिर। इस मामले पर मैं आपकी टिप्पणी भी लेना चाहूंगी कि इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र में इस तरह की हत्या को कहीं भी हम जायज नहीं ठहरा सकते। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत थे तो उनको कानून के मुताबिक जो भी सजा मिल सकती थी मिलनी चाहिए। मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूं कि ये मोनू मानेसर वगैरह जिसका नाम आ रहा है, और ये भी किसके हाथों में खेल रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद इनको इस तरह का गलत प्रमोशन मिला है। जैसे कुछ खबरों में देखा कि ये गुड़गांव के जो गवर्नमेंट की जो बनाई हुई एक गौ रक्षा कमेटी, उसके ये कुछ अध्यक्ष वगैरह हैं और बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ इनकी फोटो भी आ रही है सोशल मीडिया पे। तो इसका मतलब सीधा सा होता है सरकार के इशारे पे होता है। बिना सरकार के इशारे पे पुलिस 1 घंटे में अरेस्ट कर सकती है। और कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं कि चोरी का प्लानिंग करते हुए 5 लड़के पकड़े जी। मतलब चोरी करने के पहले ही पुलिस पकड़ सकती है, तो क्या ये इतनी बड़ी घटना होती है, क्या पुलिस नहीं पकड़ सकती? बिना सरकार के इशारे के ये इस तरह की किसी में हिम्मत नहीं है इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देने। राइट। तो इस बारे में
मतलब बहुत ही दुखदायी लगता है। और दूसरी बात, ये कैसे फैसला होगा? सड़कों पे फैसला होगा कि कौन चोर है, कौन गो तस्कर है, कौन क्या है, और उसका फैसला जनता सड़कों पे मॉब लिंचिंग करके करेगी। तो कल को अगर उसी जुनेद की जगह अगर हम हों, हमें पकड़ ले और हमें जुनेद मान ले, हाँ। तो हमारा क्या? क्योंकि फैसला तो मोनू माने से जैसे लोग करेंगे। अब मरने के बाद क्या रोते हो घर वाले, फैसला कौन करेगा कि मैं सही था या गलत था? जी। तो फिर ये कोर्ट है, अदालत है, ये इनको बंद कर दो, फिर तो फैसला सड़कों पे होगा। कोर्ट का, इनका पुलिस का, इनका जुडिशरी का मतलब क्या रहा? कानून का मतलब क्या रहा? कानून किसके लिए है? हमारे लिए है ना, सबके लिए। हमें सजा मिले, जेल मिले, फांसी मिले, वो कानून तो देगा, या लोग सड़कों पे देंगे रोक के? तो ये हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारा देश कहां जा रहा है, बहुत चिंता की बात है मेरे लिए तो। और लेकिन हो सकता है कल को ये मोनू जैसे लोग कल को MP MLA बन जाए, जैसे आजकल हालात चल रहा है कि भाई कैसे पॉपुलर होना आपको। जो पॉपुलर हो गया उसके बाद आपके पास क्या, आपके ऊपर केस है, कोई मीनिंग नहीं है, आपको टिकट मिल जाएगा और हवा के साथ में आप MP MLA भी बन सकते हो, मंत्री भी बन सकते हो, फिर उसके बाद पुलिस आपको तलूक मारेगी, जेल तो छोड़ो। ये बहुत चिंता की बात है। ये सच्चाई जिसका आपने जिक्र बुदानिया साहब किया है, जैसे ताबिश भी कह रहे थे कि ट्रेंड बन चुका है, पर ये ट्रेंड बहुत ही चिंताजनक है, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए। और जब उन्हें ये कहना पड़ता है कि हमें दिग्ध नजरों से देखना पड़ता है, तो एक नागरिक होने के नाते ये सुनकर भी दुख पहुंचना चाहिए। ये कुछ लोगों को दुख नहीं पहुंचा रहा है। जब हम नासिर जुनैद की हत्या से परे जाकर इस पूरे मामले को बुदानिया साहब देखते हैं, तो ये एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। वो जो परेशान जो कर रही है ना, वो इस वक्त मुझे भी कर रही है यहाँ पर। और ये जो प्रवृत्ति है, जो पिछले कुछ सालों में ये दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है, और जिसे सरकारी संरक्षण जो है वो मिला हुआ है। गौ सेवा या गौ रक्षा के नाम पर एक अराजक जो भीड़ है, वो संगठित और प्रोत्साहित जिसे उस तरीके से किया जा रहा है, वो गाय की तस्करी पर नजर रखे हुए हैं, गाय ले जाने वाली गाड़ियों पर वो जो है वो नजर रखे हुए हैं। कुछ ऐसे लोगों को फिर वो पकड़ते हैं, फिर वो पुलिस के पास उन्हें ले जाते हैं। पुलिस भी ऐसे गौ रक्षकों को सम्मानित करती है, ऐसा भी हमने बहुत बार खबरों में देखा है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक बात ऐसी है जो गुम हो जाती है, और वो ये है कि गौ तस्करी रोकने के नाम पर किन लोगों को किस किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा तो फिर क्या होगा आगे? हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? यहां पे तो इसे रुकना चाहिए, लेकिन ये तो निरंतर भागता जा रहा है। ऐसा है, पुलिस किसी को कुछ नहीं करती, पुलिस सरकार के इशारे पे चलती है। जब सरकार का इशारा होगा कि 1 मिनट में रोकना है, तो वो रात को बिल में से भी निकाल के ले आएंगे अपराधी को। और जब तक सरकार का, उनको पुलिस को पता है कि सरकार का संरक्षण है, तब तक पुलिस दिन में भी आंखें बंद करके बैठेगी। पुलिस का काम है सिर्फ और सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाना। दूसरी बात, अगर टाइम की थोड़ी सी अगर मुझे छूट दे तो मैं आपको बहुत ही इसमें सच्चाई बताता हूं, जमीन की सच्चाई। मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं। दिक्कत क्या है, ये मेरे मुताबिक गाय के अगर हत्यारे हैं सबसे बड़े, तो ये गो रक्षक है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। वो कैसे? इन लोगों ने किसान के घर से गाय को निकाल दिया, और गाय को कोई सरकार, कोई गौशाला गाय को नहीं बचा सकती, सिर्फ और सिर्फ किसान बचा सकता। किसान के घर से गाय को इन लोगों ने निकाल दिया, गो रक्षकों ने। वो कैसे निकाल दिया, मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं। जी। राजस्थान में जो नागौर का बैल है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और किसान को जब गाय का जो बच्चा जब होता था तो वो किसान बहुत खुश होता था, क्योंकि उसकी बेचने से उसको 2 रुपए मिलते थे। और यूपी, बिहार, झारखंड बहुत जगह जाता था, खेती के काम करता था, बैल अच्छी क्वालिटी का बैल होता। और वहां से ट्रेन की ट्रेन भर के व्यापारी आते थे। नागौर का पशु मेला एक बहुत प्रसिद्ध मेला है, और ट्रेन की ट्रेन भर के व्यापारी वहां से आते थे, ट्रेन की ट्रेन भर के बैल वहां लेके जाते थे, पूरे देश में जाते थे जी। और ये मुझे सन तो याद नहीं, आप चेक कर लेना, 91 या 92 की बात है। पूरी ट्रेन भरी हुई थी बैलों से, और उस ट्रेन को वो तथाकथित गोरक्षक थे, जिनके घर में गाय नहीं थी किसी के भी, जो गोरक्षक थे। जैसे मैं किसान हूं, मैं गाय पालता हूं, मैं तो बैल बेचूंगा, 2 रुपए मेरे आएंगे। जिन लोगों ने वो ट्रेन को रुकाया और बैल वहां से उतराए, जो व्यापारी थे, खरीद लिए थे, पैसे दे दिए थे, और ट्रेन लोड हो गई थी, उसको वापस उतराया। उसके बाद वहां व्यापारी आना बंद हो गया, और उसके बाद कोई बैल
89 की बताता हूं, मैंने मेरे घर में 6 महीने का बैल 1300 रुपए में बेचा था 89 में। आज को आप कैलकुलेट करें, आज वो बैल 13 रुपए में नहीं बिकता मेरा। तो मतलब मोटा मोटे अगर हिसाब लगाऊं 32-33 साल का, गांव में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो तो 24% का चलता है कम से कम, लेकिन आप 15-18% का रेट बैंक का रेट है, उसमें भी अगर हम ले तो 1 लाख रुपए का वो बैल आज होता है। 1 लाख रुपए का घाटा किसान को हो गया। अब किसान के पास अपने बच्चे पालने के लिए पैसे नहीं है, वो बैल कैसे पालेगा? वो जो करेगा, हमारी माँ है, अरे भाई आपकी माँ को किसान क्यों पाले? वो तो अपने बच्चे भी नहीं पाल सकता। तो किसान को जब घाटा हो गया तो किसान ने गाय को घर से निकाल दिया, तो सड़कों पे प्लास्टिक खा के मर रही है। तो अगर गाय को उनको बचाना है तो जो शहरों में मैं घूमता हूं तो मैं सब जगह वीडियो शूट करता हूं 1-1 मिनट का, जहां गाय प्लास्टिक खा के मर रही, तो उनको वो गो हत्या क्यों नहीं दिखती जब प्लास्टिक खा के गाय मर रही? जी अभी मैंने एक चंडीगढ़ के पास में एक 50 गाय, 50 क्या 70-80 गाय थी चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में, मतलब पंजाब में एंट्री करते ही। वैसे चंडीगढ़ में भी कहीं देख लो, पूरे देश में जहां मर्जी जाके देख लो, गायें सरेआम। पंचकुला में गया था एक दिन, शहर के बीच में 50-60 गाय प्लास्टिक खा के मर गई। This is true picture you're talking about. Exactly. 3 साल पहले एक हमने जो है पोस्टमार्टम कराया था, यहाँ एक गाय मरी थी प्लास्टिक खा के, उसके पेट में से 37 किलो प्लास्टिक निकला था। वो क्या, वो हत्या नहीं है? बिल्कुल। तो वो जो और यहाँ पे गौरक्षक कहाँ है फिर? ये जो मोनू मानेसर जैसे लोग जो गोरक्षक हैं, वो सबसे पहले ये जो गायें मर रही हैं, इसका किसको जिम्मेदार मानते हैं? असली तो वो हत्या वो है। और किसान ने, मान लो मैं किसान हूं और मैंने भी आदमी को मेरी गाय बेच दी, तो उसको वो लेके नहीं जा सकता। कितनी चिंता की बात है। बिल्कुल। अगर फिर ठीक जी बुधानिया साहब, एक भी भैंस आपको आवारा सड़क पे नहीं मिलेगी। वो घर के किसान के पास है कि उसको 2 रुपए मिलते। मतलब किसान की हालत, आर्थिक हालत, अंदरूनी कहानी का बुधानिया साहब आपने जिक्र किया है। और फिर जब मैं जुनैद और नासिर की हत्या के मामले पर आती हूं, तो क्या हम कहें कि किसी खास मकसद से इस घटना को फिर अंजाम दिया गया होगा, फिर उसे हाईलाइट किए जाने की यहाँ पर कोशिश की गई है आरोपियों द्वारा? इस पूरे इस सवाल को भी समझने की यहाँ पर जरूरत है। ताबिश और बुधानिया साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इस सवाल के साथ ब्रेक पर हम गए थे कि जुनैद और नासिर की जो हत्या है, या फिर जुनैद और जो नासिर हैं वो किसी दूसरी ही जंग का जो है वो शिकार हो बैठे हैं। इस वक्त ताबिश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बुधानिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिश, अब तक जो हमने चर्चा की है उस पर से एक सवाल, क्या ये कहना ताबिश सही होगा कि गौरक्षा के नाम पर ये जो एक अति सक्रियता है ना, ये जो ओवर एक्टिवली होकर गौरक्षक जो काम कर रहे हैं, वो एक ऐसे बड़े एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें देश में रह रहे अल्पसंख्यक जो हैं वो किसी दूसरे ही रंग में अब रंग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बहुसंख्यकवाद की एक विद्वेषपूर्ण राजनीति का एक ऐसा पहलू आज बन चुका है जिसका संदेश साफ ये जा रहा है कि ये जो हमारा देश है वो सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं का ही है। और यदि आपको अगर एक अच्छा अल्पसंख्यक बनना है तो उसके लिए आपको हिंदुत्ववादी राजनीति के जितने भी पैमाने हैं उस पर खरा उतरना होगा। क्या यह कहना सही होगा जो आज की सिचुएशन है, जो आज का ट्रेंड बन चुका है? देखिए गीत, ये बात आप कह सकती हैं। आज के डेट में जो आज का समय चल रहा है उसमें जो अल्पसंख्यक है, अगर उनके ऊपर हमलों का आंकड़ा हम देखें तो 2014 के बाद से और अब तक 66% घटनाएं आज की सरकार ताबिश माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। जी वालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक में। ऑन एयर है इस वक्त आप मेरे साथ। हाँ जी दीदी, बहुत मनबली खबर है ये ऐसी चीजें 365 डेज रोज में कोई ना कोई होती है। बच्चियों के रेप्स होते हैं, मर्डर होते हैं, ये चीजें होती है। माइनॉरिटी की कोई लाइफ नहीं है। जी जैसे ये इन्होंने शुरू किया हुआ है
इलेक्शन नजदीक आ रही है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, जैसे बजरंग बली दल जो गुंडे हैं बैठे हैं सब। जी, हाँ जी। पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस क्या करे, जो ऊपर से हुक्म आता है वो उनको मानना पड़ता है। देखो रिजॉर्ट में पीछे वो लड़की का मर्डर हो गया था, उसके बाद रात को यूपी में आधी रात को उसको लड़की को मर्डर के बाद उसको जला दिया था पुलिस की प्रोटेक्शन में। ऐसे एग्जाम्पल नहीं, एक लिस्ट तैयार हो जाती है। तो ये हिंदू राष्ट्र ऐसा चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं? मगर इनको चाहिए, ऊपर वालों को चाहिए ऐसा कानून हो, चाहे कोई भी हो, उसको अंदर करें पकड़ के। पर प्रॉब्लम ये है कि अंदर कर दीजिए, बाबा रहीम है उसको भी अंदर किया है, उसको पैरोल दे देते साल में 6 बार पैरोल मिल जाती है। यही तो सर चिंता का सवाल है ना। कानून किस लिए बनाया जाता है? कानून जो गलत आदमी है उनको अंदर करने के लिए, जाके उनको अंदर बिठा के प्रोटेक्शन देने के लिए। ये चीज होती रहेगी जब तक कि ऊपर वाले कुछ सख्ती ना करेंगे। प्राइम मिनिस्टर से खुद ये स्टेट में आनी चाहिए कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक असल सच्चाई जिसका आपने जिक्र किया है वालिया साहब। बिल्कुल इसी का ही जिक्र हम कर रहे थे। ताबिश प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए गीत, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी बहुसंख्यक इस बात को समझते हैं। कुछ प्रतिशत लोग ऐसा हैं जो उनका मानना यह है कि अगर हमें राजनीति करनी है तो हमको इस तरह का जो स्टेप है वो उठाना होगा। अगर हम कुछ पिछले बयान पर थोड़ा सा नजर डालें तो जिस वक्त अखलाक की हत्या होती है उसके घर में कहा जाता है कि त्योहार के मौके पर आप बछड़े को काट देते हैं, हालांकि उसके बाद वो सारे सबूत नहीं मिलते हैं जिस तरह का आरोप लगाया जाता है। उसमें बीजेपी के जो नेता है उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि वो जेल से बाहर आ जाते हैं। अखलाक के परिवार को अपना गांव छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जो बयान होते हैं, जो बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जाती है, अगर आप थोड़ा सा उसको देखें तो कहीं ना कहीं यही जो बयानबाजी होती है यही आज के हत्याओं का, आज की घटनाओं का कारण बनती है। अगर थोड़ा सा देखें, ज्ञानदेव आहूजा है भाजपा विधायक है राजस्थान से। अप्रैल 2017 में उन्होंने कहा हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें पहलू खान की मौत से कोई पछतावा नहीं है। इन जैसे पापियों का यही अंजाम होना चाहिए और आगे भी यही होता रहेगा। ये बीजेपी के विधायक है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं नवंबर 2017 में, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का केवल एक ही तरीका है, गौ, गंगा और देवी गायत्री की रक्षा करना। इस धरोहर की रक्षा करने वाला समुदाय ही बचेगा। आप समझिए, ये एक मतलब एक कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता है इस तरह। राजा आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं तेलंगाना से। जुलाई 2018 में उनका बयान समझिए, जब तक गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाता मुझे नहीं लगता कि गौरक्षा के लिए युद्ध रुकेगा। आप उसको वो एक युद्ध मानते हैं। तो इस तरह के, बल्कि ये एक बयान नहीं है, कम से कम 100 इस तरह के बयान आप अगर देखें तो दर्ज कराए, इसमें ये दिखाया गया है कि बीजेपी के जो नेताओं के जो इस तरह के बयान है, वो जो गौ रक्षा दल, गौ वाहिनी दल या गौ संरक्षण दल, इस तरह के जो बहुत सारे दल क्रिएट कर लिए गए हैं, वो इन बयानों की वजह बन चुके हैं। यानी इन्हीं बयानों के बाद वो दल खड़े हुए हैं और उन्हीं से उनको एक पहचान मिली है। उसके बाद जब ये लोग आरोपी अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद कुछ स्थानीय तथाकथित नेता जाकर उनका फूल माला लेकर के स्वागत कर देते हैं, तो वो फिर वहां से लीडरशिप उनको एक्वायर हो जाता है। उनको लगता है कि हम लीडर बन चुके हैं। याद होगा बुलंदशहर की घटना में सेम यही हुआ था। बुलंदशहर की घटना पर अगर थोड़ा सा आप नजर डालें, क्या हुआ था वहां पर, जो अब मुख्य आरोपी था जिस वक्त वो जेल से करता है, तो उसके साथ तमाम जो बीजेपी के स्थानीय जो नेता थे अलग अलग दलों से जुड़े, वो पहुंचकर उसका स्वागत करते हैं। ताबिश एक और कॉलर इस वक्त। हाँ बिल्कुल, आपने कई, वही मैं कह रही हूँ, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कई जो ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे और आपके सामने हैं जिनको अभी तक हम भूले नहीं हैं। और जुनैद नासिर का एक और मामला, कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उन्हें सुनना होगा क्योंकि समय थोड़ा सा सतीश जी कम है। 2 मिनट है, उसमें से 1 मिनट में आपको देना चाहूंगी, तो जल्दी से प्लीज सर अपनी बात रखिएगा। गीत जी, मेरे को 40 सेकंड चाहिए। सबसे पहले तो मैं तबीश जी की और बुलानिया जी की बात अच्छी तरह सुन लेना चाहता था, क्योंकि इनके बड़े वैल्यूड कमेंट्स हैं, दोनों बड़े एजुकेटेड हैं। बात आती है ये इस मुद्दे के ऊपर। देखिए, जिस वक्त ये बीजेपी सरकार आई है 2014-15 के बाद, तकरीबन मुझे अच्छी तरह याद है प्रधानमंत्री जी ने, जब ये इसकी इखलाक की घटना हुई थी, प्रधानमंत्री ने
आके नेशनल ब्रॉडकास्ट पे बड़े सख्त शब्दों में सबको कहा था कि ये जो गोरक्षक के नाम पे आप जो अपराध कर रहे हो ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, आपको बराबर सजा मिलेगी। ये कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई आपको सजेशन नहीं है। आप ये जो गोरक्षक के नाम पे अपनी हरकतें करते हो इसको रोकिए, और अगर आपको किसी बात से परेशानी है तो आप पुलिस के पास जाइए, अपनी सोशल संस्थाओं के पास जाइए। प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त लफ्जों में जी गोरक्षकों को वार्निंग दी थी। हाँ, ये बात है, इंसानी फितरत है, लोग भूल गए। दूसरी बात की जी, ये जो गोरक्षक है इस टाइटल को जो अगर रखना ही है सरकार को, जैसे कि आपके साथ जब भी बात होती है तो कोई ना कोई सजेशन की बात जरूर करते हैं। एक सजेशन ये है कि जो गोरक्षक होना चाहते हैं उनको बकायदा लाइसेंस मिले कि ये सर्टिफाइड गोरक्षक है। अगर वही पुलिस के पास जाता है तो पुलिस को पता होना चाहिए कि ये सर्टिफाइड आदमी है। और दूसरी बात जी, जिस गांव में ये गोरक्षक या दूसरे लोग हैं उस गांव के जो सरपंच है, पंचायत है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज ये परिवार की जो औरतें सामने रो रही हैं ये उसी पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेवारी है जी। इन दो सजेशंस के साथ मैं यही प्रार्थना करता हूं कि ये जो गौरक्षक बने हैं इनको अकल आ जाए, लेकिन सरकार को भी सोचना पड़ेगा, दोनों धड़ों को भी, मुस्लिम को भी और हिंदू को भी। मुस्लिम को कोई मना नहीं है कि आप गौरक्षक नहीं बन सकते, आप गौरक्षक बनो, लेकिन दे शुड बी फुल्ली सर्टिफाइड। धन्यवाद जी, भारत माता की जय हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। थैंक यू सो मच सतीश जी। बुदानिया साहब और ताबिश जी, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा पहले करना चाहूंगी। समय शायद मुझे इतना समय देता कि मैं और इस चर्चा को आगे बढ़ा पाती, क्योंकि हालांकि कुछ चीज़ों को हमने कवर कर लिया, लेकिन बहुत सी ऐसे अभी अनसुलझे सवाल है जिस पर मैं चाहती थी कि हम चर्चा जो है वो एक हेल्दी डिस्कशन इस मसले पर करते। ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। बुदानिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम असल सच्चाई जो एक असल तस्वीर है वो आपने आज पेश की है, तो आप दोनों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूँगी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। ये आज का एक ऐसा विषय था, बहुत ही सेंसिटिव मामला, बहुत ही संवेदनशील सा एक मामला, जिस पर मैं चाहूँगी कि यदि जो हमारे कॉलर जुड़े हुए थे, उनके अलावा कुछ और भी कॉलर जो अपनी बात नहीं रख पाए हैं, या हमारे साथ जो कॉलर जुड़े वो अपना फीडबैक इस एपिसोड को लेकर कुछ देना चाहें, तो प्लीज़ हम उसका इंतजार करेंगे। geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर फीडबैक के साथ सजेशन जरूर दीजिएगा आज के इस एपिसोड को लेकर। इसी के साथ इजाजत लेंगे। नमस्कार।